नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। अभी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दो फॉर्म्स में होगा। ट्रांसपोर्ट ब्लड में हो रहा है ना, एल्वेलाई से किधर हो रहा है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, टिश्यूज़ की तरफ। किस फॉर्म में होगा? दो फॉर्म में होगा। एक तो डिजोल्व फॉर्म में, डिजोल्व होके एक गैस है घुल के डिजोल्व होके जा रही है 3% बस। प्लाज्मा में डिजोल्व होकर सिर्फ 3% जाएगा, बाकी 97% जाएगा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर बना लेते हैं कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, मतलब ये दोनों आपस में अलग भी हो सकते हैं। तो अब हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका एक हीम पार्ट होता है सेंटर में, और ग्लोबिन चेन्स होती हैं, और हर एक हीम पार्ट में टोटली 4 हीम पार्ट्स होते हैं। उसके पास होते हैं आयरन हर एक के सेंटर में, तो 4 आयरन हो गए Fe+++। ग्लोबिन हमारा प्रोटीन वाला पार्ट है इसका, जिसमें 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। टोटल 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, और 4 हमारे हीम होते हैं। तो एक आयरन हमारा जो है वो बाइंड करता है एक ऑक्सीजन से, और Fe+++3+ बना लेता है। अगर एक आयरन एक ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, टोटल हमारे पास 4 आयरन है, तो वो कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर सकते हैं? 4 ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे। तो हमारा जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। और एक आरबीसी में मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कहाँ पे बाइंड करता है? एल्वेलाई की साइड पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा ना, तभी ये बाइंड करेगा हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से। तो एल्वेलाई की साइड पे बाइंड करेगा। और टिश्यूज़ में क्या होता है? टिश्यूज़ में इसका उल्टा होगा, ये दोनों टूट जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या है? हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मली हमारा 15 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो हम 15 मान के चलते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा कितना ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आर्टीरियल ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमारा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 ग्राम को 1.34 ml से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ml आएगा। 1 ग्राम अगर इतना कर रहा था तो 15 ग्राम कितना करेगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 ml आ जाएगा, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली। और वीनस ब्लड जो होता है हमारा, वीनस ब्लड कब आएगा? वीनस ब्लड निकलेगा टिश्यूज से। जब ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दिया तो थोड़ा इसमें ऑक्सीजन अब कम हो जाएगा, तो नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारा वो टिश्यूज में चला जाता है। तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल? 15 ml हो जाएगा, मतलब 5 ml जो हमारे टिश्यूज में चला गया। और स्ट्रेनस एक्सरसाइज वाली कंडीशंस में क्या होगा? 5 ml बच जाएगा, बस 15 ml चला जाएगा। जो यहाँ पे बच रहा था 15 ml, यहाँ पे कितना बचा? सिर्फ 5 ml बचा, 15 ml टिश्यूज में चला गया। अब ये हमारा जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो रहा है, जब वो आपस में जुड़ रहे हैं तो वो टूट भी रहे हैं, तो उसको जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन का एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है वो सिग्मॉइड शेप का होता है नॉर्मली। इसमें हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और एक्स एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्लॉट करते हैं। तो ये सिग्मॉइड शेप का आ रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन, इसकी एफिनिटी पता चल रही है हमें। जैसे जैसे हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, पहले थोड़ा थोड़ा बाइंड करेगा, पीओ जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उसकी एफिनिटी बढ़ेगी। ऊपर जा रहा है मतलब एफिनिटी बढ़ रही है, सैचुरेट होता जा रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। फिर आके ऐसा हो गया, मतलब कि अब और बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा 100% सैचुरेट हो चुका है। अब उसके पास कोई खाली जगह ही नहीं बची ऑक्सीजन के लिए, पूरा भर चुका है, तो इसलिए सैचुरेट हो जाएगा कर्व। इस कर्व में शिफ्ट आती है, लेफ्ट शिफ्ट आती है, राइट शिफ्ट। और एक और चीज़ है P50 क्या होता है? P50 वो प्रेशर होता है, P50 प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 25 mmHg होती है इसकी वैल्यू। इसमें मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता था? 4 को कर सकता था। तो P50 पे 50% कैरी करेगा। 50% मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स कैरी करेगा। तो PO2 जब हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब हमारा 25 mmHg होगा ना, तो हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन कैरी करेगा। और 50 पे तो पूरा ही सैचुरेट हो जाएगा। तो P50 की वैल्यू हमें क्या बता रही है? अगर P50 की कम वैल्यू आ रही है तो एफिनिटी ज़्यादा है। P50 मतलब एक प्रेशर है जिसपे 50% हीमोग्लोबिन जो है सैचुरेट हो गया, मतलब 2 मॉलिक्यूल से बाइंड कर गया। अगर
P50 कम है, मतलब कम प्रेशर पे वो बाइंड कर रहा है 2 मॉलिक्यूल से, तो ज़्यादा एफिनिटी है ना, बिना प्रेशर के ही वो उससे बाइंड हो रहा है, कोई प्रेशर ही नहीं है उसको ज़्यादा प्यारे हीमोग्लोबिन से, कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर रहा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से शादी करने के लिए, मतलब उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा प्यारे है ऑक्सीजन से। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा P50 की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब उसे प्रेशर ज़्यादा प्रेशर होगा जिस पे वो 2 ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है उसको, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती हो रही है एक तरीके से, तो उसकी एफिनिटी कम है, उसको नहीं है ऑक्सीजन से प्यार, बस ऐसे इसको समझ लो। तो इसमें 2 टाइप के शिफ्ट होंगे, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट एल फॉर लंग, लंग्स में होती है लेफ्ट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट होती है हमारे टिश्यूज़ में। राइट शिफ्ट में क्या होता है, दिख ही रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि एफिनिटी कम हो रही है, ऊपर जा रहे हैं तो एफिनिटी बढ़ रही है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रेशर होता है, तो जल्दी जल्दी बाइंड करेगा। जब PO2 ज़्यादा होता है वो जल्दी बाइंड करता है, तो और कम होता है तो वो बाइंड नहीं करेगा, उसको रिलीज़ करने लग जाएगा फ्री ऑक्सीजन को। तो राइट शिफ्ट का मतलब है कि एफिनिटी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज हो रही है, और वो प्राइमरीली डिपेंड करती है हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। तो राइट शिफ्ट कब हो रहा है, टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में PO2 कम होता है ना, क्योंकि CO2 रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, PCO2 ज़्यादा है, PO2 कम है, तो राइट शिफ्ट हो जाएगी इसमें, मतलब कि टूटने लग जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा। और जब PCO2 हाई होगा, CO2 ज़्यादा होती है, तो CO2 के साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं, H+ ज़्यादा होता है, क्योंकि CO2 हमारी वाटर के साथ मिलती है और कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है H+ और HCO3- में। तो H+ यहाँ से आते हैं, जहाँ CO2 ज़्यादा होगी वहाँ पे H+ भी ज़्यादा होंगे, H+ होने से एसिडिटी ज़्यादा होगी और pH कम होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है टिश्यू की साइड पे, क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, CO2 ATP और हीट रिलीज होती है, जब ऐसा होता है तो हाई टेम्परेचर होगा। CO2 के साथ क्या क्या हाई है, हाई H+ ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, pH कम है, pH H+ का उल्टा होता है। और एक और चीज़ होती है 2,3-BPG, वो भी ज़्यादा होगा, 2,3-बिसफोस्फोग्लिसरेट, तो ये भी हमारा ज़्यादा होगा, तो राइट शिफ्ट हो जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट में इसका उल्टा होगा, लंग्स की साइड पे, जहाँ पे PO2 ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन, इतना सारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा। हमारा एक होता है बॉर्स इफेक्ट, ये इफेक्ट हमें क्या बता रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बताता है ये टू टिश्यूज़। अब ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हुई थी, क्यों हुई थी, लंग्स की साइड पे बाइंडिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी, उसको टिश्यूज़ तक ले जाने के लिए। टिश्यूज़ पे जाके ये टूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे PO2 कम है, तो वो उसको छोड़ देता है, उसको फ्री कर देता है टिश्यूज़ में जाने के लिए। ये बॉर इफेक्ट क्या बताता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टू टिश्यूज़। जब हमारा PCO2 हाई होता है, pH कम होता है, या फिर हम और क्या क्या बोल सकते हैं, हाई H+ होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई BPG होता है, 2,3-BPG, तो क्या होगा, हमारा एफिनिटी कम हो जाएगी। जब PO2 ज़्यादा है, PCO2 ज़्यादा है, तो एफिनिटी कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के लिए, तो क्या होगा, उन दोनों का डिसोसिएशन हो जाएगा। तो बॉर इफेक्ट ब्रेकअप बता रहा है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, और ऑक्सीजन फ्री हो गई तो टिश्यू में जाएगा ना, हीमोग्लोबिन थोड़ी टिश्यू के अंदर घुस जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, RBC में रहता है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन को फ्री कर देगा वो, और वो हमारा ऑक्सीजन चला जाएगा। एल्विलाई में इसका उल्टा होता है, PCO2 कम होता है एल्विलाई में, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, क्यों, क्योंकि हमारा PO2 हाई होता है एल्वेलाई में। अब हमारा BPG कैसे अफेक्ट करता है, BPG क्या है हमारा, जब BPG ज़्यादा होता है ना, ये हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो ग्लोबिन वाला पार्ट है उसकी बीटा चेन से बाइंड कर लेता है। जब बीटा चेन से बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता वो, इसकी बाइंडिंग की वजह से, क्योंकि BPG ने आके इससे बाइंड कर लिया, ऑक्सीजन को बाइंड करना था बट इसने कर लिया, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन हमारा डिसोशिएट हो जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, RBCs में प्रेजेंट होता है। और ये हमारा RBC में बनता है, कब बनता है, RBC में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलती है, तो उसका ही एक इंटरमीडिएट होता है, जब 1,3-BPG से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो उसका इंटरमीडिएट होता है हमारा 2,3-BPG, तब बनता है ये। और RBC में अगर प्रेजेंट है, तो RBC में तो हीमोग्लोबिन है तो उससे बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाता, और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है तब ये बनता है। तो किधर ज़्यादा चांसेस है होने के, टिश्यूज़ की साइड पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे। फिर दूसरी, अभी हमने राइट शिफ्ट देखी, अब हमारी लेफ़्ट शिफ्ट होगी, अगर राइट होगी तो लेफ़्ट भी होगी। लेफ़्ट शिफ्ट की कब होगी, जब जब हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे, इनका एसोसिएशन होगा, तब हमारी लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी, इस कर्व में लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा
कब होगा ऐसा, जब PO2 हाई होगा हमारा, और बाकी सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। PCO2 ज़्यादा था, अब ये कम हो गया, H+ कम होंगे PCO2 के साथ, एसिडिटी कम होगी, pH ज़्यादा होगा, BPG कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो हो जाएगी हमारी लेफ्ट शिफ्ट। ये होती है लंग्स में, एल्वेलाई में, जहाँ पे PO2 हाई होता है। इसके बाद आता है हमारा CO2 का ट्रांसपोर्ट। जैसे ऑक्सीजन 3% डिजॉल्व और 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रहा था, ऐसे ही हमारा CO2 भी डिजॉल्व फॉर्म में जाएगा, बट कम जाएगा 3% ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, 7% जाएगा ये प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में। दूसरा हमारा 20 to 25% जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन का एसोसिएशन, अब इसका एसोसिएशन होगा जब हीमोग्लोबिन के साथ, उसको हम बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, विच इज़ 20 to 25%। Hb+CO2 HbCO2 इट इज़ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और अमीनो क्यों बोल रहे हैं, कार्ब ऑक्सी क्यों नहीं बोल रहे, कार्ब अमीनो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अमीनो ग्रुप से बाइंड करेगा ये, जो हमारी ग्लोबिन चेन्स है उनके अमीनो ग्रुप से बाइंड करती है हमारी CO2, दैट इज हम उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। इसकी भी रिवर्सिबल बाइंडिंग है ऑक्सीजन की तरह, मतलब ये भी अगर रिवर्सिबल ना हो तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ना, रिलीज नहीं हो पाएगा ना। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड कर गए टिश्यू साइड पे, उसने छोड़ा ही नहीं ऑक्सीजन को, तो टिश्यू में तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा। ऐसे CO2 भी एल्वेलाई में नहीं जा पाएगा अगर हीमोग्लोबिन इसको ना छोड़े तो, इसलिए रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है इसकी। और सबसे ज़्यादा मेजरली जाएगा ही 70% हमारा कार्ब बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3-, इस फॉर्म में ही मैक्सिमम जाता है, क्योंकि CO2 जो है पानी के साथ रिएक्शन करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बनाती है कार्बोनिक एसिड। अब ये टूट जाएगा H+ और HCO3- में, इसी ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसकी फॉर्म में ये 70% हमारा CO2 जाता है। अब ये CO2 को ट्रांसपोर्ट समझने के लिए हमारा ये टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ से रिलीज हो रही है CO2, तो CO2 को कौन टेकअप करेगा, RBC में होता है हमारा हीमोग्लोबिन, ये ऊपर हीमोग्लोबिन है, इसने ले लिया और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना लिया एक, तो इसने इस फॉर्म में जाएगा 20 to 25%। अब ये RBC जब वहाँ तक जाएगी लंग्स तक, वहाँ पे रिलीज़ कर देगी इसको। दूसरा फॉर्म क्या पढ़ा था हमने, बाइकार्बोनेट, तो CO2 वाटर के साथ मिल जाएगी, और एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है ये, इसके अंदर जिंक प्रेजेंट होता है, और बना लेगी H2CO3। फिर फर्दर रिएक्शन होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज की ही प्रेजेंस में, ये जो H2CO3 था ये टूट जाएगा H+ और HCO3- में, और ये जो हमारा HCO3- है बाइकार्बोनेट आयन, ये RBC से बाहर चला जाएगा। अब न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस अंदर आ जाएंगे, हमारे क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से अंदर आ गए, ये Cl- क्लोराइड आयन, तो माइनस बाहर गया माइनस अंदर गया, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। इसको बोलते हैं हम हैम्बर्गर फेनोमेनन और क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड को अंदर जाने को बोलते हैं क्लोराइड, हैम्बर्गर फेनोमेना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये जो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, अभी प्लाज्मा में आ गया, अब ये चला जाएगा हमारे लंग्स तक। बाइकार्बोनेट हमारा CO2 का रिजर्वॉयर होता है, इसमें CO2 ही प्रेजेंट होती है, तो लंग्स तक ये जाएगा, वहाँ पे फिर से रिएक्शंस होंगे और ये CO2 रिलीज कर देगा, जो हम एक्सेल कर देंगे। और एक दूसरी चीज़ क्या है, अभी H+ जो निकला था यहाँ पे, जब ये H2CO3 टूटा था, यहाँ पे H+ भी निकला था, बाइकार्बोनेट तो चला गया ट्रांसपोर्ट करवाने, H+ जो है ये आएगा इधर। अब ये हमारी जो RBC आ रही है वो टिश्यू में आ रही है ना, CO2 तो ले लिया टिश्यू से, ऑक्सीजन भी तो देगी ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मैक्सिमम इसी फॉर्म में हो रहा था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ये भी लेके आ रही है ऑक्सीजन, और ये H+ जो है ये टुटवा देगा, ये तुड़वा देगा, पढ़ा था ना कि हाई H+ होगा तो इसका ब्रेकअप हो जाएगा, तो ये तुड़वा देगा, इन दोनों को अलग कर देगा और खुद इसके साथ जुड़ जाएगा, HH भी बना लेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड, और हमारे ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाएगा। और यहाँ पे बफर की तरह काम कर रहा है हीमोग्लोबिन, H+ को कैच करके, H+ एसिडिटी बढ़ जाएगी ना H+ की वजह से, तो बफर है उसको एसिडिटी बढ़ाने नहीं दी, वो हमारा बफर की तरह कर रहा है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है RBCs में, बट प्लाज्मा में लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड हमारा CO2 हमारा 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा CO2 ही तो होता है ना, तो वो कितना CO2 लेके जाता है एल्वेलाई तक, 4 ml CO2 एल्वेलाई तक लेके जाता है। दूसरा इसका उल्टा होता है, अभी हमने बॉहर इफेक्ट पढ़ा था, बॉहर इफेक्ट क्या था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बता रहा था टिश्यूज़ में। हल्डेन इफेक्ट क्या है हमारा, CO2 का ट्रांसपोर्ट बताएगा एल्वेलाई में। तो अभी हमने देखा कि टिश्यू से CO2 ले ली थी, अभी ये आ रहा है एल्वेलाई में CO2 देने, तो एल्वेलाई से ऑक्सीजन लेगा, HH भी
था ऑक्सीजन इसको डिस्प्लेस कर देगा, HbO2 बना लेगा। और ये जो H+ यहाँ से रिलीज होगा, ये अब बाहर हमने वो भी देखा था ना कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट चला गया था। अब ये बाइकार्बोनेट जो था वो वापस अंदर आ जाएगा, वापस से अंदर आके इस H+ के साथ मिल गया, और Cl- अब फिर से वापस बाहर चला जाएगा इसके एक्सचेंज में। तो वो पहले अंदर आया था, तो इसको बोलेंगे रिवर्स, पहले वाले का उल्टा शिफ्ट हुआ है ना, तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट इसको हम बोलेंगे। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H+ और HCO3- H2CO3 बनाएंगे। अभी हमारे यहाँ पे बफर की तरह काम कर रहा है एंजाइम, वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये दोनों क्या बनाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये जो ऊपर पड़े थे उसका उल्टा कर देंगे। CO2 H2O नहीं बनाया था ना, इसका उल्टा रिएक्शन क्या होगा, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और ये CO2 हम एक्सहेल कर देंगे। और CO2 और किस सोर्स से आ रही है, एक तो बाइकार्बोनेट से आ गई और HbCO2 से भी आएगी, तो ये दोनों भी डिसोशिएट हो जाएंगे क्योंकि एल्वेलाई में PCO2 कम होगा, PO2 हाई होगा, तो ये दोनों डिसोशिएट होंगे, CO2 एक्सहेल आउट कर देंगे हम।